फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 42। ये अपनी नेक्स्ट यूनिट है टरबाइन। तो जैसा कि अपन देख चुके हैं ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मैंने स्टार्टिंग में चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट, उसमें हमने फ्लूइड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ओसीएफ, हाइड्रोलिक मशीन्स, 5 पार्ट थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट पार्ट बच रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स। और इस पार्ट में हमारी 2 यूनिट है, एक है टरबाइन, दूसरी है पंप। ठीक है ना। तो अपन पहले बात करते हैं तो हाइड्रोलिक मशीन्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रो मतलब वाटर, ये वो मशीन होती हैं जो वाटर की एनर्जी से रिलेटेड होती हैं। मतलब जहां पर पानी की एनर्जी का यूज होता है, या तो पानी को एनर्जी अपन दे रहे होते हैं या पानी से एनर्जी ले रहे होते हैं। अब पानी को एनर्जी कैसे देंगे, कैसे लेंगे, वो चीज़ अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। तो हाइड्रोलिक मशीन्स देखो 2 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, ये मेरे पास एक मैकेनिकल डिवाइस है, कुछ नहीं है भैया, सिंपल भाषा में बोले तो एक मेरे पास कोई पंखा है। ठीक है, ये पंखा है, ये पंखे की क्या है, पंखड़ियां हैं। ठीक है ना, वेन्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये पंखड़ियां हैं। और ये पंखा जो है एक ऐसी एक शाफ्ट पर लगा हुआ है, ये शाफ्ट है, यहां पर इसकी पंखड़ियां हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसको अगर मैं इस तरह से मैंने यहां पर लगा दिया, इस तरह से कोई शाफ्ट है ये, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पंखड़ियाँ इस तरह से लग रही हैं, पंखड़ी कंप्लीट। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर कि मुझे ये पंखड़ियाँ घुमानी है कैसे भी। अब चाहे तो मैं इसको घुमाऊँ किससे, हवा से, चाहे मैं इसको हाथों से घुमाऊँ, चाहे मैं इसको किसी और एनर्जी घुमाऊं, बस ये पंखड़ियां घूमनी चाहिए। और ये अगर ये पंखड़ियां, जो पंखड़ियां लगी हुई हैं ऐसे, अगर ये पंखड़ियां घूमेंगी तो ये शाफ्ट जो है, शाफ्ट भी घूमेगी। और अगर ये शाफ्ट घूमी तो इस शाफ्ट के पीछे हमारी एक डिवाइस लगी हुई है जो क्या कर रही है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल का मतलब क्या है, ये घूम रहा है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी हुई है हमारी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब हमको कुल मिलाकर के शाफ्ट को घुमाना है। शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये जो डिवाइस लग रही है पीछे, जनरेटर्स, उनके द्वारा ये जो घूमने के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा और फिर क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, मतलब बिजली बनेगी। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है शाफ्ट को घुमाना। ठीक, बाकी प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, बिजली अपने आप बन जाएगी। तो मेरा उद्देश्य क्या है, शाफ्ट को घुमाना। और शाफ्ट कैसे घूमेगी, शाफ्ट में मैंने पंखड़ी लगा रखी है, पंखड़ियाँ घुमा दूं मैं। अब एक तो हम क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा विंड, हवा से घुमा रहे हैं अपन इसको, हाथ से घुमा रहे हैं। हाथ से घुमाएंगे तो इतनी तेज नहीं घूम पाती है, जितनी तेज घूमेगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा आरपीएम होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। तो फिलहाल हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं तो बात नहीं करूंगा आपसे कि अपन हाथ से घुमाएंगे या हवा से घुमाएंगे, अपन पानी की बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात चल रही है। तो अपन इन ये जो वेन्स हैं, ये जो पंखड़ी है, ये शाफ्ट है, इस वेन्स को अपन किसके द्वारा घुमाते हैं, पानी के द्वारा। कैसे घुमाओगे कि पानी था, डैम बना हुआ था ऐसे, डैम में मैंने, ये था स्पिलवे, यहाँ से पानी आया और मैंने इस तरह से रास्ता बनाया है कि ये पानी सीधा कहाँ गिर रहा है, इन पंखड़ियों पर। तो पानी के पास आप सोच कर देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, ये एनर्जी हो गई। इसके हो सकता है अपन इस पूरे पानी को यहाँ से एक पाइप के द्वारा लेकर के आ रहे हैं, और पाइप के द्वारा पूरे पर, ये इसके ऊपर भी पाइप लगा हुआ है, मतलब प्रेशर होगा, पाइप है तो पाइप के अंदर प्रेशर होगा, मतलब प्रेशर एनर्जी होगी। और ये किसी हाइट से आ रहा तो उसके पास कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर, ये तो अपने आप कन्वर्ट हो जाती है इन दोनों में से किसी एक के अंदर। ये वाली एनर्जी जब जैसे पानी गिरेगा तो जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। ठीक है, और ये अगर पाइप के थ्रू आ रहा है तो जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें। कुल मिला के दोनों एनर्जी उस पानी के पास मौजूद है। इन दोनों एनर्जी के कारण ये हमारा घूमेगा। और अगर ये घूमेगी, पंखड़ियाँ, वेन्स घूमेंगी, तो क्या होगा, हमारी शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो फिर बिजली एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया इस प्रोसेस में, जो मैं आपको बता रहा था, इस प्रोसेस में हमने ये जो बताया ना मैंने स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक मशीन। क्यों, क्योंकि ये मशीन पानी की एनर्जी का यूज कर रही है। ठीक है ना, पानी की एनर्जी का यूज कर रही है। तो पानी की एनर्जी का यूज करके और फिर क्या, तो पानी के पास जो एनर्जी थी, ठीक है, वाटर एनर्जी बोलो, चाहे आप उसको हाइड्रो एनर्जी बोलो, तो इस एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल जो डिवाइस थी उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या थी, देखो ये है वाटर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये प्रोसेस चल रहा है। वाटर एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल कन्वर्ट हुई किसमें, हमारे, वो कन्वर्ट हुई हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार के डिवाइस को अपन बोलते हैं टरबाइन। तो टरबाइन क्या करता है, इस तरह से बिजली बनती है।
ठीक है, और भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ। सेकंड थिंग क्या होती है कि मेरे को क्या है, पानी को एनर्जी देनी है। यहां तो मैं पानी से एनर्जी ले रहा था, और ऐसा हो सकता है कि मुझे पानी को एनर्जी देनी है। पानी को एनर्जी क्यों देनी है भाई, मेरे पास यहां पर कोई टैंक है ओपन, उसमें पानी भरा हुआ है और मेरे को पानी पहुंचाना है चौथी मंजिल पे। तो मैंने क्या किया, एक पाइप लिया ऐसे खाली, उस पाइप को यूं डाल दिया, बस यूं का यूं, और ऊपर चौथी मंजिल तक पाइप है ऐसे। तो बताओ पानी अपने आप चढ़ जाएगा कि उस पाइप के अंदर? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, 1 इंच नहीं चढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर भी नहीं चढ़ेगा। क्या करें फिर, कैसे पहुंचाए पानी को? या तो बाल्टी भर भर के ऊपर लेके जाओ, लेकिन बाल्टी भर भर के उस टैंक में तो कितनी बाल्टियां थी, टैंक में तो थी, मान लो टैंक में थी 5000 बाल्टियां, तो कितने चक्कर लग गए, 5000 चक्कर। तो भैया ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि पानी पहुंचाने में लग गए 5 दिन। कोई साइट का काम चल रहा है और ऊपर वाली मंजिल पे हमको काम करना है, चिनाई वगैरह करनी, तो वहीं पर अपन मसाला तैयार करेंगे। तो कैसे पहुंचाएं पानी को? पानी को पहुंचाने के लिए ये जो पाइप था ना, अब मैंने क्या दिमाग लगाया, इस पाइप के नीचे एक पंप लगा दिया। पंप लगा दिया। पंप किससे कनेक्टेड है? ये मेरा पाइप था, ये मेरा क्या है, टैंक है। तो पाइप हमारा जो है एक पंप से कनेक्टेड है, ठीक है, एक पंप से कनेक्टेड है। और ये जो पंप है ये किससे कनेक्टेड है? एक मोटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो भैया ये मोटर किससे कनेक्टेड है? ये अपने सॉकेट से कनेक्टेड है। तो आपने क्या किया, आपने इसको दबाया, बटन को दबाते ही मोटर चली तो ये पंप चला, और इस पंप ने क्या किया, इस पानी को नीचे से खींचा और उस पानी को ऊपर पंप मतलब फेंक दिया, ऊपर पहुंचा दिया। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है, देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। पंप घूम रहा है ना ये, इसके कारण पंप क्या कर रहा है, घूम रहा है, मैकेनिकल। और मैकेनिकल से वाटर एनर्जी, पानी को एनर्जी मिल गई ना। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से वाटर एनर्जी, तो इसको अपन बोलते हैं पंप। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। टरबाइन तो क्या होता है, पंप क्या होता है, मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया है। पंप तो क्या होते हैं, पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, और मैकेनिकल का यूज़ करके फिर वाटर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और टरबाइन क्या करते हैं, वाटर एनर्जी का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होते हैं हमारे टरबाइन। अब हम इन दोनों ही टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इसको तो मैं इसी यूनिट में कवर करेंगे अपन, टरबाइन को, पंप को करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। पहले मैंने दोनों को एक में ही कर रखा था, तो पुरानी बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा, दोनों एक यूनिट में है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग यूनिट उतार लो, चाहे एक उतारो, पढ़ना अपन को ये कैसे भी। तो अपन पहले टरबाइन की बात, तो ये दोनों ही जो आपको डिवाइसेस दिख रही हैं, दोनों ही मशीन दिख रही हैं, इन दोनों ही मशीन में वाटर एनर्जी का यूज़ हो रहा है। या तो वाटर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल से वाटर एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। वो डिवाइसेस जो वाटर एनर्जी से संबंधित होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स कहते हैं। और जैसे कि अपनी टरबाइन और ये, तो ये जो अब बात आती है इसके अंदर, सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, सबसे पहले मुझे ये पढ़ना है कि जितनी तेज ये घूमेगी वेन, इसके अंदर भी ऐसे ही पंप के अंदर भी लगा होगा ऐसा, उसे बोलते हैं इम्पेलर, जो क्या करता है, इसको पानी को उठा करके ऊपर फेंकता है। ये वेन्स है, दोनों पंखड़ियां एक तरह से। तो जितनी तेज ये घूमेंगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो ये इतनी तेज कब घूमेंगी, ये तब घूमेंगी, ये डिपेंड करेंगी किस चीज़ पर, कि पानी इसके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से इसके ऊपर पानी गिर रहा है, उस पर डिपेंड करेगी। अब देखो, एक तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, तो क्या है, कोई मेरे को बिल्कुल ऐसे धक्का दे तो मैं यूँ गिरूंगा पीछे, ठीक है। और एक मुझे कोई कैसे धक्का दे रहा है, एक अगर मैं बिल्कुल यूँ हूँ, कोई मुझे इंक्लाइंड धक्का दे रहा है, मतलब यूँ फोर्स लगा रहा है मुझ पर, ऐसे टेढ़ा, आपको दिख रहा है, ऐसे टेढ़ा लगा रहा है, तो मेरे ऊपर फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा, थोड़ा बहुत कम लगेगा। अगर कोई ऐसे फोर्स लगा रहा है तो मैं गिरूंगा तो हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। ऐसे लगेगा बिल्कुल वर्टिकल, ज़्यादा लगेगा। और एक कोई कैसे फोर्स लगा सकता है कि हो सकता है शेप ही इस तरह से शेप हो, कर्व्ड शेप हो, ये तो बिल्कुल फ्लैट थी, कर्व्ड शेप हो। भाई ये तो हमारी फ्लैट वेन दिखा रखी है मैंने, तो फ्लैट वेन के ऊपर
ये वेन से फ्लैट, इस पे एक तो ऐसे गिर सकता है पानी, एक कैसे गिर सकता है पानी, ऐसे गिर सकता है पानी। चाहे वेन कैसी हो, इंक्लाइंड हो, पानी ऐसे गिर रहा है, या वेन ऐसे हो, पानी इंक्लाइंड गिर रहा है, बात तो दोनों की एक ही है। और हो सकता है वेन ऐसी ना होकर कैसी हो, ऐसी हो वेन, ऐसी भी तो होती है। तो अगर वेन्स हमारी ऐसी हुई, इस तरह की वेन्स हुई, तो पानी इसके ऊपर कैसे गिर रहा है, या तो पानी बिल्कुल इसके सेंटर पर गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है पानी, ये कर्व्ड वेन के क्या है, सेंटर पे गिर रहा है। या हो सकता है पानी कर्व्ड वेन के यहाँ पर गिर रहा है, इस तरह से, मतलब बिल्कुल इसके टेंजेंशियली। तो चारों ही केसेस में वेन के ऊपर फोर्स अलग अलग लगेगा, चारों ही केसेस में अलग अलग फोर्स लगेगा। एक तो जब वर्टिकल है तब अलग लगेगा, इंक्लाइंड है तब अलग लगेगा, कर्व्ड सेंटर है तब अलग लगेगा, कर्व्ड टेंजेंशियल है तब अलग लगेगा। चारों में से हम किसका यूज करेंगे, हम उस वेन का यूज करेंगे जिस वेन पर फोर्स की वैल्यू सबसे अधिक है, सिंपल सी बात है। तो इन चारों में से जिस पर फोर्स अधिक है उसका यूज कर लेंगे, इसका मतलब बाकी तीन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम चौथे का यूज कर लें, ऐसा नहीं होता है भाई। सूटेबिलिटी भी देखी जाती है कि कहीं पर ऐसा है कि हम ऐसी वेन्स का यूज कर ही नहीं सकते। मान लो इन चारों में सबसे ज्यादा फोर्स किसमें जनरेट हो रहा है, वर्टिकल वाले में, लेकिन हम फिर भी जानबूझ के वर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, वहां की कंडीशन पता नहीं कैसी है। वर्टिकल वेन्स पर ऐसे फोर्स लगाने पर फोर्स तो ज्यादा लग रहा है लेकिन वेन्स जल्दी गल रही हैं, लेकिन ऐसे करने पर गल नहीं रही हैं, तो ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, सबके अलग अलग यूज़ होते हैं। तो इन चारों, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि ये जो धारा है पानी की धारा मतलब जेट, जेट का क्या प्रभाव है किस पर, वेन्स पर। वेन्स पर जेट का क्या प्रभाव, प्रभाव का मतलब फोर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन वेन्स, इंपैक्ट ऑफ जेट, जेट का प्रभाव ऑन वेन्स, वेन्स पर, मतलब अपन फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इन चारों केसेस में फोर्सेस देखते हैं कितने कितने आते हैं। फिर उसके बाद अपन टरबाइन पर आएंगे कि टरबाइन क्या होता है, किस तरह से अपन एनर्जी जनरेट होती है, कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन देखते हैं। तो पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स, फिर अपन पढ़ेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन वेन्स। ये सबसे जरूरी है, जब तक अपन को इंपैक्ट ही नहीं पता तब तक अपन यही नहीं बता सकते कि कौन सा टरबाइन होगा, किस टरबाइन में कैसी ये लगती है वेन्स, किस में कर्व्ड होती है, किस में टेंजेंशियल होती है, ये तभी तो पता कर पाएंगे अपन। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। मेन हेडिंग है हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स। ये वो मशीन्स होती हैं जो वाटर एनर्जी से संबंधित होती हैं, मतलब जिनमें या तो वाटर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल बनाते हैं या इलेक्ट्रिकल यूज करके वाटर एनर्जी देते हैं। एग्जाम्पल पंप, टरबाइन, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्सेट्रा। ये डिवाइसेस इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल पर आधारित होती हैं। यह प्रिंसिपल न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड होता है। अब ये डिवाइसेस हमारी जो होती हैं, ये जो मशीन्स होती हैं, किस पर आधारित होती हैं, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल पर। और इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल कुछ नहीं होता, ये हमारे न्यूटन सेकंड लॉ का ही एक रूप होता है। अब भैया न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है,
न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू उस डायरेक्शन में चेंज हुए मोमेंटम की दर के बराबर होती है। मतलब ये सब आप जानते हो, देखो मैं तो आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि न्यूटन सेकंड लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, तो ये क्या कहता है कि मुझे किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स ज्ञात करना है तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार। मान लीजिए मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूं, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि इस मार्कर पर कितना फोर्स लगा मेरे द्वारा, तो मैं कैसे निकालूंगा? कि ये सेकंड लॉ कहता है इस मार्कर के मोमेंटम में मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स ज्ञात करना है। भाई इस डायरेक्शन में फेंक रहा हूं मतलब एक्स में, तो मेरे को एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स चाहिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि इसी डायरेक्शन में जो हमारा मोमेंटम है, इसका जो मास, ये मार्कर को मैंने फेंका है, इस मार्कर पर जो मोमेंटम है उसमें उसकी चेंज में कितनी दर से चेंज हुआ है, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने की दर क्या है, बस जो दर है ना उसकी चेंज होने की, उतना ही फोर्स लगा है। मतलब अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे इस डायरेक्शन में, तो जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 20 न्यूटन 30 न्यूटन, मतलब वो फोर्स लगा है उतना। तो अगर मैं बोलता हूं कि एफ एक्स इस डायरेक्शन में मोमेंटम मुझे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? डी पी अपॉन डी टी, चेंज इन मोमेंटम, डी का मतलब चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको फोर्स चाहिए। अब भाई मोमेंटम तो मैंने ऐसे फेंका है तो तीनों डायरेक्शन में चेंज हुआ है, इस एक्स में, वाई में, जेड में, लेकिन अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में फोर्स चाहिए तो एक्स डायरेक्शन में चेंज हुए मोमेंटम की दर ज्ञात करनी पड़ेगी। एक्स डायरेक्शन में चेंज हुए मोमेंटम की दर मुझे ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये एफ एक्स बराबर डी पी अपॉन डी टी एक्स, तो एफ एक्स डॉट डी टी एक्स बराबर डी पी एक्स। डी पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो अब ये हो चुका है F इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम, डी टी का मतलब छोटा समय, तो कम समय के लिए लगा फोर्स, उसको क्या बोलते हैं अपन? इम्पल्स कहते हैं। और ये क्या है आपका? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बोले मोमेंटम, इसलिए इस थ्योरम को क्या बोलते हैं अपन? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मतलब जो अपन बात कर रहे थे ना कि उन चारों वेन्स पर कितना कितना फोर्स लगेगा, उसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे? उस फोर्स को अपन ऐसे ज्ञात करेंगे, इस तरह से, एफ एक्स बराबर डी पी अपॉन डी टी करके, मतलब इम्पल्स मोमेंटम। तो इसी को न्यूटन सेकंड लॉ ही है भाई, ये कोई अलग से थ्योरम थोड़ी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को ही अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कह सकते हैं। तो ये अपनी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर आधारित होता है, इसीलिए मैंने लिखा है ये डिवाइस इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल पर आधारित होती है। यह प्रिंसिपल न्यूटन के सेकंड लॉ पर बेस्ड होता है, ये वाला प्रिंसिपल इस पर बेस्ड होता है। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार किसी भी डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू, किसी भी डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू उस डायरेक्शन में चेंज हुए मोमेंटम की दर के बराबर होती है। तो आपको अब अपन को क्या है, अपन को तो ये जो है ना, ये जो वेन्स लग रही हैं, इनमें मुझे क्या ज्ञात करना था? इनमें मुझे फोर्स ज्ञात करना था, ये जो लग रहा है फोर्स एफ एक्स। तो कैसे ज्ञात करूंगा? इसके जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है उसकी दर निकाल लूंगा, तो ये जो निकली है दर वही क्या है? मेरा फोर्स। तो इसी प्रकार मैं फोर्स निकालूंगा चारों केसेस में। एक तो बिल्कुल फ्लैट वर्टिकल वेन है, उसमें कितना फोर्स होगा, दूसरा इंक्लाइंड वेन में, फ्लैट इंक्लाइंड वेन में कितना फोर्स होगा, कर्ड वेन, जेट स्ट्राइकिंग सेंटर
उस पर कितना होगा, और कर्व्ड वेन जेट स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली उसमें कितना होगा। उन चारों की वैल्यूज़ लिखेंगे अपन, ठीक है ना, उन पर ऑप्शन क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सिंपल सी बात थी कि हाइड्रोलिक मशीन किस पर बेस्ड होती हैं, किस तरह से निकालते हैं। आप ये उतारिए, फिर अपन लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन वेन्स। जेट मतलब जो धार है उसका वेन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब अपन फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, सीधी सी बात। मैं इसे मिटाता हूं, तो अपन फोर्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन वेन्स। ऑन फ्लैट वर्टिकल वेन्स। देखो पहला केस है ऑन फ्लैट वर्टिकल वेन। मैं पहले वाले का बताऊंगा बस, बाकी मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट लिखवाऊंगा। तो ये अपना क्या था, ये जेट है, ये कोई भी जेट है, ठीक, यहाँ से जेट निकल रही है ऐसे। तो जैसे ये वर्टिकल पर पड़ेगी, पड़ते ही क्या यूं बाइफिकेट हो जाएगी जेट, ये यूं जा चुकी दोनों डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी, वो है हमारी v। हमने v बोल दिया इसको, ये भाई v है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v के बराबर है। लेकिन जैसे ही ये वेलोसिटी, बिल्कुल इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पर ये टच कर रहा है, तो उसको जूम करके देखोगे तो यहां पर पानी की वेलोसिटी क्या होगी, 0। इससे 1 सेंटीमीटर इधर भी वेलोसिटी होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि बिल्कुल इस पॉइंट की, सेंटर पॉइंट की, तो वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, v फाइनल बराबर 0, ठीक है ना। तो v इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी है, v के बराबर है, कुछ भी वैल्यू होगी, और फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, 0। अब मुझे फोर्स निकालना है x डायरेक्शन में, तो एफ एक्स बराबर dp अपॉन dt, एफ फोर्स लिख देते हैं अपन, dp अपॉन dt, यही तो होता है। और हम जानते हैं d अपॉन dt ये क्या होता है हमारा, p क्या होता है हमारा, संवेग। संवेग क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो संवेग क्या होता है हमारा, मास इंटू में वेलोसिटी होता है, इसलिए मैंने p को क्या लिख दिया, p बराबर mv, mv लिख दिया मैंने। अब देखो भैया ये क्या है, चेंज इन मास एंड वेलोसिटी। तो जो मास है, मास में तो चेंज हो ही नहीं सकता, द्रव्यमान संरक्षण नियम यही तो कहता है, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल की, मास को ना तो अपन क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय। मास कांट बी क्रिएटेड, कांट डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। तो कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो मास को तो बाहर कर देते हैं अपन, केवल किस में चेंज होगा, dv। तो मैं m को बाहर कर देता हूं, केवल f बराबर m dv अपॉन dt लिख देता हूं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि भैया मास में तो चेंज हो नहीं सकता, इसलिए लिख दिया। तो f बराबर मास, मास जानते हो आप। अब ये तो क्या है, ये है अपना मास इनटू में dv का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फोर्स बराबर मास, मास क्या होता है हमारा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है,
इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वो चेंज कर रहा हूँ, F बराबर मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, यही तो होता है। m की जगह मास लिख दिया, ये क्या है चेंज इन वेलोसिटी, dt को चेंज इन टाइम ना लिख के मैंने टाइम लिख दिया, एक ही बात है। तो मास इंटू में चेंज इन वेलोसिटी, मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी घटा दो, अपॉन में टाइम लिख दिया मैंने। तो F बराबर, अब देखो भाई मैं क्या करूँगा खेल, ये जो दिख रहा है आपको, ये वॉल्यूम पर टाइम आपको दिख रहा है, तो वॉल्यूम V अपॉन टी, मीटर क्यूब पर सेकंड मतलब क्या हो गया डिस्चार्ज, तो ये तो हो गया मेरा डेंसिटी मतलब रो इंटू वॉल्यूम पर टाइम क्या हो गया डिस्चार्ज, और ये क्या हो गया V इनिशियल माइनस V, एक सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई V है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है। तो और इसको करते हैं F बराबर रो, डिस्चार्ज क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा फॉर्मूला F बराबर रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना रो ए वी स्क्वायर बराबर रो ए वी स्क्वायर अपना आ चुका है। तो अब आपको क्वेश्चन यही पूछता है, क्या पूछता है कि अगर वर्टिकल वेन है उस पर अगर डायरेक्टली पड़ रहा है जेट तो कितना फोर्स जनरेट होगा। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, रो ए वी स्क्वायर, दूसरा रहेगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा रहेगा रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, चौथा रहेगा 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, इन 4 ही ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि ये 4 ऑप्शन किसके हैं, चारों के चारों जो केसेस हैं उन पर लगे फोर्सेस के हैं। बाकियों के मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू लिखवाऊंगा। तो इस तरह से अपना ये आता है निकल करके, ऐसे अपन निकालते हैं। अब अपन करते हैं इसके अंदर क्या, मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं बाकियों के आपको डायरेक्टली लिखवाऊंगा, आप इसको उतार लो। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू कितनी, रो ए वी स्क्वायर आपको ध्यान रखनी है। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई, बाकियों में भी अपन ऐसे ही निकालेंगे। दूसरा है हमारा ऑन इंक्लाइंड फ्लैट वेन। तो इस वाले केस में कितना होगा भाई, वैल्यू लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एफ बराबर रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा ऑन कर्व्ड वेन जेट स्ट्राइकिंग एट सेंटर। अगर ये वाला केस है तो क्या होगा, कर्व्ड वेन है और जेट कैसे लग रहा है, बिल्कुल सेंटर पर लग रहा है।
तो उस वाले केस में कितना होगा फोर्स, F बराबर रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। फोर्थ केस यहीं लिख देता हूं मैं आपको, ऑन कर्व्ड वेन jet striking tangentially। टेंजेंशियली वाला केस है हमारा, सॉरी बिल्कुल टेंजेंशियली लगता है। F बराबर 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। तो अपने ये कुछ केसेस थे इसी के, ऑन इंक्लाइंड फ्लैट वेन F बराबर रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऑन कर्व्ड वेन कितना होता है, उसमें था रो ए वी स्क्वायर, इसमें रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद में 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। तो अपने ये 4 केसेस हो चुके हैं। आपसे क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन किसी पर पूछ सकता है कि अगर फ्लैट वेन जो जेट है वो कर्व्ड वेन पर सेंटर पर लग रहा है तो कितना फोर्स जनरेट होगा, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। टेंजेंशियली कर रहा है तो ये होगा, वह इंक्लाइंड फ्लैट वेन है तो ये होगा, वर्टिकल फ्लैट वेन है तो रो ए वी स्क्वायर होगा। इस तरह से अपन याद करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन वेन्स तो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन देखते हैं क्या, अब अपन देखेंगे टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे अपन कि टरबाइन क्या होता है। पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो भैया अब आती है बात हमारे टरबाइन की। तो हम टरबाइन की बात करते हैं। टरबाइन क्या है, कौन सी मशीन होती है ये। तो यह टरबाइन क्या चीज़ है, मैं आपको स्टार्ट में बताया था अभी कि ये क्या करती है, पानी की जो एनर्जी है, ठीक है, पानी के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, 2 एनर्जी होगी कि पानी जो है ऊपर से आ रहा है, एक तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है, मतलब v²/2g, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा उसके पास अगर वो पानी जो है किसी पाइप के थ्रू आ रहा है, ठीक है, और उस पाइप के थ्रू ही उस जो टरबाइन है हमारा, ठीक है, उस टरबाइन के ऊपर भी क्या है, केसिंग लगी हुई है, मतलब पूरा पैक होके आ रहा है, पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम ही क्या है, पैक है। ये पानी भी पाइप के थ्रू आया और ये जो आपका लगा हुआ था ये भी क्या है, एक केसिंग के अंदर है ऐसे, ठीक है। कुल मिला के पूरा पैक सिस्टम है, ये पूरा पैक सिस्टम है। इसका मतलब इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो इसको अपन अंडर प्रेशर बोलेंगे। अंडर का मतलब ये नहीं कम है, अंडर प्रेशर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास P होगा, P है तो P/ρg भी होगा। P/ρg है तो कौन सी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी। तो ऊपर से अब आप सोचोगे सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी तो है। अरे भैया जब वो ऊपर से गिरेगा ना पानी, पहले पानी के पास जेड ही था, केवल जेड था,
लेकिन जैसे ही पानी ऊपर से गिरा तो जेड कन्वर्ट हो गया किसमें, वी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं है, केवल पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और अगर ये पाइप के थ्रू अगर भेज रहे हैं हम पानी को, ऐसे पूरा क्या है पैक्ड सिस्टम है, तो जेड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्रेशर एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इस वाले केस में प्रेशर जो पाइप वाला केस है, अगर हम बात करते हैं, दो प्रकार के टरबाइन होते हैं, वो हम फर्दर देखेंगे। या तो पानी क्या ऊपर से खुले में आ रहा है और ये पंखड़ियां भी खुले में रखी हुई है, तो इस वाले केस में तो केवल पानी के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो प्रेशर एनर्जी तो तब होती है जब पूरा पूरा पैक्ड सिस्टम हो। ठीक है, लेकिन जब पूरा पैक्ड सिस्टम है तो उसके पानी के पास दोनों प्रकार की एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो जो हमारे टरबाइन होते हैं वो क्या करते हैं, पानी की एनर्जी को, मतलब पानी की जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, ये दो ही एनर्जी है, तो पानी की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब उस शाफ्ट को घुमाने में, वेन्स को घुमाने में, वेन्स के थ्रू शाफ्ट घूमती हैं, तो पानी की एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने में करते हैं। तो ये जो डिवाइस थी ना, जो क्या कर रही थी, पानी की एनर्जी का यूज करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी, उस डिवाइस को अपन बोलते हैं टरबाइन। क्लियर है बात। तो टरबाइन जो होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेटिंग फोर्स, कौन सा फोर्स इसके अंदर डेवलप हो रहा है, जब मैंने आपको बताया दो प्रकार के हमारे पास ये होंगे, जो वेन्स है ना, ये दो प्रकार की होंगी। देखो एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, जिससे आपको याद रखने में बिल्कुल आसानी होगी। टरबाइन के अंदर या समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखी हुई चीज तो बहुत कम मिलेगी आपको। देखो एक तो केस है, ये दोनों ही केसेस में आपको कंपैरेटिव वे में बताता हूं। एक तो इसमें पानी आ रहा है डायरेक्टली ऐसे, ठीक है, एक पानी आ रहा है भैया ऐसे, ये तो है। इस वाले केस में दोनों कंपैरिजन देख लो, इस वाले केस में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी पानी की, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पानी खुले में आ रहा है, पंखड़ियां भी खुले में रखी हुई है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। गेज प्रेशर ही लेते हैं अपन, तो गेज प्रेशर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो पानी के पास इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी का यूज होगा, जबकि इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों का यूज होगा। पहली बात तो हमारी ये हो चुकी है। दूसरी बात क्या आती है कि इस वाले केस में जो आप जैसे इसके ऊपर ये एनर्जी, इस एनर्जी का यहाँ पर फोर्स लगेगा। फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले ही कर चुके हैं, चारों रो ए वी स्क्वायर, रो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, रो ए स्क्वायर 1 + cos थीटा 2 रो ए स्क्वायर cos थीटा, वो सब कुछ अपन देख चुके हैं। जो भी फोर्सेस डेवलप होंगे ना, तो इन दोनों ही केसेस में अलग अलग फोर्सेस डेवलप होते हैं। इसमें जो होता है फोर्स डेवलप, इसमें होता है इम्पल्स। क्यों, क्योंकि इस पंखड़ी पर ये जो पानी है, इस पंखड़ी पर ये पानी बहुत कम टाइम के लिए लगेगा, क्योंकि जैसे इस पर टच होगा, टच होते ही पंखड़ी नीचे चली जाएगी, तो दूसरी आ जाएगी सामने। ठीक है, तो हर पंखड़ी पे बहुत माइनर टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, इसलिए अपन उस फोर्स को, जो फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार के टरबाइन में तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है, इम्पल्स, और इस प्रकार के में कौन सा होता है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी इसको फोर्स करेगा। इसमें तो होगा कौन सा वाला भाई, अपना वाला जो सिस्टम है, अपन जब चलते हैं रोड पे कैसे चलते हैं, दो स्टेटमेंट बोलने पड़ेंगे हमको कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं और सड़क को पीछे धकेल रहे हैं, या कहा जाए सड़क अपन को आगे धकेल रही है, बात तो एक ही है। देखो जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हमारा पैर जो है यूं धकेलता है सड़क को, तब जाके हम आगे सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो वो सड़क आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, आप सड़क के ऊपर लगा रहे हो, तब जाके आप चल पा रहे हो। भाई सड़क आपके ऊपर आगे धकेलने वाला फोर्स लगा रही है, आप सड़क के ऊपर पीछे धकेलने वाला फोर्स लगा, तब जा करके आप बढ़ पाते हो, मतलब रिएक्टिव फोर्स लगता है अपने चलने पे। ऐसे ही यहाँ पर होगा, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड के द्वारा पंखड़ियों पर रिएक्टिव फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स। इसमें इम्पल्स फोर्स काम करता है इस प्रकार के टरबाइन में, इस प्रकार टरबाइन में रिएक्शन फोर्स काम करता है। तो ये जो इम्पल्स फोर्स होता है, तो अपने टरबाइन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स जनरेटिंग। अगर टरबाइन में इम्पल्स फोर्स जनरेट हो रहा है तो इस प्रकार के टरबाइन होंगे, अगर रिएक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है तो इस प्रकार के टरबाइन होंगे। तो दोनों को पढ़ेंगे अपन, पहले इसको पढ़ेंगे। तो इनको बोलते हैं अपन इम्पल्स टरबाइन, इनको बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन।
बात क्लियर है? तो दो प्रकार के टरबाइन होते हैं, दोनों में ये डिफरेंस होता है, दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं अपन, फिर दोनों के कंपैरिजन पढ़ेंगे। इतनी सी बात अपन को करनी है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इम्पल्स टरबाइन के बारे में। एनर्जीज आपको बताई दी मैंने। पहले अपन लिखते हैं इसके अंदर, टरबाइन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये वो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं जो पानी की काइनेटिक व प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में किया जाता है। तो टरबाइन के यूज़ क्या होते हैं? टरबाइन्स के द्वारा क्या बिजली बनाई जाती है। तो टरबाइन द्वारा क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। और पंप के द्वारा क्या करते हैं? पानी को पंप करते हैं, पानी को किसी दूसरे हाई एलिवेशन पे पहुंचाते हैं। अब बात आती है टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ टरबाइन। तो देखो भाई, टरबाइन में फोर्स जनरेट होने के आधार पर ये टरबाइन निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से टरबाइन होते हैं भाई? फोर्स जनरेट होने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो पहले हम इम्पल्स टरबाइन के बारे में बात करेंगे। मैं इसे मिटाता हूं, फर्स्ट लिखेंगे अपन, मैं इसे मिटा देता हूं। सॉरी, इम्पल्स टरबाइन पहले मैं इधर डायग्राम बना देता हूँ, उसके साइड में लिखूंगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको पहले लिखना है, उसके बाद डायग्राम बनाना। क्योंकि भाई मैं तो क्या डायग्राम पहले इसलिए मेरे को बनाना ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम को देख देख करके ही मैं आपको बताऊंगा, इसको देख करके मैं समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है। लेकिन आप क्या करोगे? आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, तो पहले आपको लिखना है हेडिंग के बाद में, पहले आप लिखोगे, उसके बाद में फिर डायग्राम बनाओगे। ठीक है ना? ऐसे आपको करना है। तो पहले मैं एक बार इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ से।
देखो भाई अपन इसको समझते हैं, क्या इसका प्रिंसिपल है, किस तरह से वर्क करता है। इम्पल्स टरबाइन की बात हो रही है भाई। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है एक्चुअल में कि ये अपना डैम बना हुआ है, इस तरह से एक पाइप के द्वारा ये हमारा पानी आ रहा है और नीचे हमने क्या है, ये हमारा टरबाइन रख रखा है। तो ये जो टरबाइन की आपको बीच में गोल गोल दिख रहा है, ये तो शाफ्ट है इसकी। शाफ्ट या क्या बोलो, रोटर बोलो, ये रोटर या शाफ्ट है। इसके चार तरफ जो पंखड़ियां, ये मैंने वर्टिकल वाली दिखा रखी है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, वेन बोलो या रनर बोलो, एक ही बात है। नीचे का जो पानी है, यहाँ पर जो बना रखा है ना स्ट्रक्चर अपन ने, तो यहाँ पर पानी देखो इसके ऊपर पड़ के जैसे ही पानी सीधे इसके ऊपर गिरेगा, इसको गिर करके पानी कहाँ नीचे जाएगा। तो जब पानी नीचे जाएगा, जो पानी है नीचे का, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेल रेस बोलते हैं। इस पानी को बोलते हैं अपन टेल रेस। तो वेन, रनर, रोटर, शाफ्ट, टेल रेस, ये सारी चीज़ अपनी हो चुकी हैं। तो होता क्या एक्चुअली, पानी ऊपर से आया इस पाइप के थ्रू, इस पाइप को बोलते हैं पेन स्ट्रोक। पाइप के थ्रू पानी आया और इस रनर पर पड़ा, इन वेन्स पर पड़ा। तो वेन्स पर पड़ने के बाद में ये वेन्स घूमने लगी और ये घूमी तो फिर ये शाफ्ट घूमने लगी, और शाफ्ट अगर घूमने लगी तो हमारे शाफ्ट से जो कनेक्टेड डिवाइस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगी। तो इस तरह से बिजली बनती है। तो ये जो इसके पास एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, अब आप सोचोगे सर तो पाइप के थ्रू आ रहा है पूरा मामला, पाइप के थ्रू आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। अरे नहीं भाई, इसमें केवल और केवल कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी नहीं होगी। देखो जब पानी यहाँ से गिर रहा है तो इसके पास दोनों एनर्जी है, प्रेशर काइनेटिक, प्रेशर काइनेटिक, प्रेशर काइनेटिक। लेकिन जैसे ही पानी यहाँ से निकला तो पानी जो है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, और ये वेन्स है ये भी आपके खुले में रखी हुई है एटमॉस्फेयर में। इसके ऊपर प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पानी यहाँ से निकला तो इस पर प्रेशर एनर्जी नहीं रही। प्रेशर एनर्जी नहीं रही तो मतलब खत्म हो गई क्या, नहीं भाई, एनर्जी तो खत्म हो ही नहीं सकती। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमें यही कहता है। तो एनर्जी खत्म नहीं हुई तो प्रेशर एनर्जी कहाँ गई, वो कन्वर्ट हो गई हमारी v²/2g में, जैसे हमने पिटोट ट्यूब में पढ़ा था। तो वो हमारी प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, और उस एनर्जी के कारण गोल गोल घूम जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें केवल और केवल कौन सी एनर्जी का यूज होता है, काइनेटिक एनर्जी का, प्रेशर का यूज नहीं होता। प्रेशर का यूज कब होता, जब यहां से भी ये यूं पाइप जाके केसिंग होती, केसिंग का मतलब ये भी एक स्ट्रक्चर के अंदर ढका होता और पानी अंदर अंदर चल रहा है, हमको बाहर से पंखड़ियां नहीं दिख रही, तब तो होता ये केसिंग के अंदर। और वो कौन सा केस होता है, उसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रकार की एनर्जी मौजूद होती। तो ये पूरा पूरा सीन होता है हमारे किसका, इम्पल्स टरबाइन का। इसमें जो मेजर फोर्स होता है वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स फोर्स क्यों होता है, क्योंकि पानी इसके ऊपर पड़ेगा शॉर्ट टाइम के लिए, प्रत्येक वेन पर उसको शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको अपन इम्पल्स बोलते हैं। तो इस पर कौन सा फोर्स लगता है, इम्पल्स फोर्स लगता है। इस प्रकार के टरबाइन में मेजर फोर्स जो होता है, डोमिनेंट फोर्स, वो इम्पल्स होता है, इसलिए इनको बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो वेन्स होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रखी होती हैं, इसलिए वेन्स पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक होता है। और ये जो टरबाइन होते हैं हमारे, पानी की केवल काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। तो इसके ऊपर केवल एक ही एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, मतलब फोर्स कम लग रहा है, तो इनकी स्पीड क्या होती है, सबसे कम होती है। रिएक्शन टरबाइन भी आएंगे, रिएक्शन टरबाइन से बहुत कम स्पीड होती है इन टरबाइन की हमारी। और एक बात ये कि इनकी स्पीड तो कम होती ही है, साथ में इस प्रकार के टरबाइन में जो हमारा, इस प्रकार के टरबाइन में दो जो कमियां होती हैं रिएक्शन टरबाइन की, वो इसमें नहीं होती हैं। इसमें वाटर हैमर की कोई प्रॉब्लम, वाटर हैमर और कैविटेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि भाई वाटर हैमर कब होगा, जब ये पूरा पूरा ढका होगा। ढका तो है ही नहीं, तो इसमें वाटर हैमर तो होगा नहीं और ना ही कैविटेशन होगा। तो ये इसकी अच्छी बात है। लेकिन यही इसके क्या हो जाएंगे, डिमेरिट्स हो जाएंगे, किसके, हमारे रिएक्शन टरबाइन के। रिएक्शन टरबाइन इसका जस्ट अपोजिट होगा, उसमें सारी चीज़ें उल्टी होंगी। उसमें प्रेशर काइनेटिक दोनों एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, उसमें वाटर हैमर कैविटेशन होगा, ठीक है ना, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये सब बातें होंगी हमारे कौन से की, रिएक्शन वाले की, वो रिएक्शन के अंदर ही पढ़ेंगे अपन। और इसके अंदर एक चीज़ और कि ये टरबाइन किस पर काम करते हैं, हाई हेड हाई डिस्चार्ज पर, हाई हेड लो डिस्चार्ज पर, लो हेड लो डिस्चार्ज पर, या लो हेड हाई डिस्चार्ज पर। चार ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो होते हैं हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर काम करते हैं। इनको चलाने के लिए अपन को हेड ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रेशर एनर्जी तो है नहीं इनके पास, केवल काइनेटिक है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कब हो जाएगी अपनी, जब हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर काम करते हैं। पेनिस्टॉक क्या होता है, ये एक पाइप होता है, कंड्यूट होता है पाइप, जो पानी को डैम से
लेकर के और कहाँ तक लेके आता है, टरबाइन तक लेके आता है। तो इन सब बातों को अपन लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं पहले लिख देता हूँ, आपको पहले लिखा हुआ पहले लिखना है, ये चीज़ बाद में उतारनी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको लिखना। इन टरबाइन में मेजर फोर्स इम्पल्स होता है। ठीक है, इस टरबाइन में वेन्स एटमॉस्फेयर में ओपन रखी होती हैं, जिससे इन पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और ये टरबाइन पानी की केवल काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं। जिसकी वजह से इनकी स्पीड सबसे कम होती है। इन पर पानी का फ्लो टेंजेंशियल होता है, वह शाफ्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। शाफ्ट हमेशा कैसी रहती है भाई, हॉरिजॉन्टल रहती है। शाफ्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। इन टरबाइन में वाटर हैमर व कैविटेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है ना। इनका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पेल्टन व्हील टरबाइन। इस प्रकार के टरबाइन का एग्जाम्पल होता है हमारा। तो भैया इस टरबाइन का एग्जाम्पल क्या है हमारा, पेल्टन व्हील टरबाइन। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी हमारी। इन टरबाइन में मेजर फोर्स इम्पल्स फोर्स होता है। इन टरबाइन में वेन्स एटमॉस्फेयर में ओपन रखी होती हैं, देख लो आप, जिससे इन पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। और ये टरबाइन पानी की केवल काइनेटिक एनर्जी, अगर ये ओपन नहीं रखी होती, ये बंद होती, तो पानी की प्रेशर एनर्जी का भी यूज़ कर पाते ये, तो केवल काइनेटिक एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड सबसे कम होती है, क्योंकि केवल एक ही एनर्जी है तो कम फोर्स लगेगा। इन पर पानी का फ्लो टेंजेंशियल होता है। इन पर फ्लो ये दिखा रखा है ना, ये ऐसा वर्टिकल नहीं होता, टेंजेंशियल होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ लगता है, ये टेंजेंशियल होता है। और शाफ्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी। लेकिन जो हमारे रिएक्शन टरबाइन होते हैं उनके शाफ्ट ऐसे वर्टिकल भी हो सकती है, क्योंकि वो तो केसिंग होगी। केसिंग चाहे मैं ऐसे लगाऊं, आटे की चक्की जो होती है ना, देखिए आपने ऐसे, चाहे मैं केसिंग ऐसे लगा दूं, कैसे लगा दूं, तो वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल
रहती है। इन टरबाइन में वाटर हैमर में कैविटेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती। तो इनमें वाटर हैमर और कैविटेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि इसमें ये ओपन रखा हुआ है सब कुछ, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस ये जो हमारा टरबाइन है इसका एग्जाम्पल क्या है, इम्पल्स टरबाइन कौन से होते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन जो है इम्पल्स टरबाइन का एग्जाम्पल है। तो पेल्टन व्हील की सबसे कम हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। और जो रिएक्शन टरबाइन होते हैं उनका एग्जाम्पल होगा फ्रांसिस टरबाइन, कापलन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। वो सारे कौन से हमारे रिएक्शन टरबाइन होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। फ्रांसिस की इससे ज़्यादा होती है, कापलन की उससे भी ज़्यादा होती है। उनमें कंपैरिजन भी अपन देखेंगे। तो इसमें जो भी चीज़ आपको दिख रही है इसका जस्ट अपोजिट होता है किसमें, हमारे रिएक्शन टरबाइन में। तो मैं इसको मिटाऊंगा भी नहीं, मैं इसी के अंदर आपको करेक्शन करवा दूंगा जिससे आप अपन को करने में थोड़ा सुविधा हो, ठीक है ना। इसी में आपको थोड़ा करेक्शन करवा दूंगा। तो अभी इसके अपने दो नोट हैं। एक तो क्या है जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नोट कि ये किस पर काम करते हैं टरबाइन, हाई हेड लो डिस्चार्ज पर वर्क करते हैं। और दूसरी बात पेनस्टॉक के बारे में लिख लेंगे। तो ये अपन नोट नंबर 1 में लिखते हैं। नोट नंबर आप इसको ऐसा करो, ए डाल दो, नोट नंबर फर्स्ट डाल दो या फिर ऐसे नोट नंबर फर्स्ट क्या है अपना, ये टरबाइन हाई हेड व लो डिस्चार्ज पर कार्य करते हैं, ठीक है। नोट नंबर सेकंड क्या है हमारा, पेनस्टॉक क्या होता है। अगर पेनस्टॉक की बात करें तो यह एक पाइप होता है जो पानी को डैम से टरबाइन तक ले जाता है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये अपना जो टरबाइन था वो कंप्लीट हो चुका है, इम्पल्स टरबाइन। सेकंड रहेगा अपना रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन में देखो भाई, मैं आपको ये डायग्राम जो है वो नहीं मिटाऊंगा, ना ही ये लिखा हुआ मिटाऊंगा, क्योंकि इससे आपको भी सुविधा हो जाएगी, मेरे को भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतना नहीं लिखना पड़ेगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अपना लेक्चर भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं तो ये लिखने से लेंदी हो जाता है। केवल लिखवाता मैं केवल इसलिए हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है भाई, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो वहाँ तो मैं नहीं लिखवाता, वहाँ तो केवल मैं बोलता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते हो। ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँगा फिर आप नोट डाउन करोगे तो कुछ मिसमैच हो सकता है। तो इससे बेटर ही है, इसलिए मैं पूरा लिखवा ही देता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन आप लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो मैं इसको मिटाऊँगा नहीं, ठीक है। इसमें जो भी डायग्राम और एक्स्ट्रा बनेगा उसको मैं नीचे बना दूंगा, कौन से वाले का, रिएक्शन वाले का। इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो मैं इसी के अंदर करेक्शन कर दूंगा। रिएक्शन में सारी चीज़ अपोजिट हो जाएगी, यही बता देता हूँ एक बार। रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरमाइनर मेजर फोर्स रिएक्टिव फोर्स होता है, ठीक है ना। और इन जो अपने रिएक्शन टरबाइन होंगे उनमें वेन्स एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं रखी होती, वो केसिंग में रखी होती है। केसिंग में रखी हैं तो उन पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता है, अधिक होगा। और ये टरबाइन पानी की काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जी का यूज़ कर पाते हैं, ठीक है ना, दोनों का। इसकी वजह से इनकी स्पीड सबसे अधिक होती है, उनकी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और इन पर पानी का फ्लो एक्सियल या फिर नॉर्मल कैसा भी हो सकता है, परपेंडिकुलर होता है। और साफ्ट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। और इन टरबाइन में वाटर हैमर और कैविटेशन प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। कौन से वाले में, नेक्स्ट वाले का बताया मैंने आपको। एग्जाम्पल क्या होगा उसका, फ्रांसिस कापलन टरबाइन, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये काम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।